स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ आज बने हुए हैं हमारे देश की शान किसान मथानिया जोधपुर गांव के रतनलाल डागा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। और हमें खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर काजरी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। चारों प्रतियोगियों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले गोवर्धन राम सियाग जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला था कल और आज उसी जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं किशोर सिंह भाटी जी। जोरदार स्वागत किशोर जी। और हमारे साथ हैं करण सिंह राठौर जी। नमस्कार। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं तुलछा राम जी सिवर। बहुत बहुत स्वागत आपका। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। कल बहुत कड़ा मुकाबला था, आपको याद है? जी हाँ, कड़ा मुकाबला था जो बीच में रुक गया था, फिर मैं उदास हो गया था और अब मैं खुश हूँ। चलिए अपने दर्शकों को भी याद दिला देते हैं कि कल क्या क्या हुआ था। इसके लिए देखते हैं कल की झलकी। जमीन तो कृषि योग्य हो गई, पर रतनलाल डागा की सोच में अभी एक अहम बदलाव आना बाकी था। परंतु धीरे धीरे रासायनिक काम में लेने के कारण हमको ये अनुभव हुआ और हमको ये लगने लगा कि हमारी जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है और उतना उत्पादन पहले से बहुत धीरे धीरे कम होने लग गया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। तो चलिए आपके लिए बिगुल बजता है। पहले नंबर पर है गोवर्धन जी सियाग। तो चलिए आपके लिए बिगुल बजता है। आप बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, करण सिंह राठौर जी। करण जी आ जाइए। राम राम। तैयार हैं आप? तैयार है सर। चलिए तैयार, दौड़िए। जितना जल्दी हो सके और जितने सही तरीके से हो सके। जब समय पूरा हो जाए हमें बता दीजिएगा। जी हाँ, देखिए हमारे जजेस की पैनी नजर है कौन किस अनुपात में सामान ले रहा है, डाल रहा है, खोल बना रहा है। जी गुरपाल जी। वो ब्राउन ब्राउन गया, एक वाइट वाइट गया। जी, ये ब्राउन ब्राउन जो था, वाइट वाइट जिसको आप कह रहे हो गुड़ है गुरपाल जी। और ये जो वाइट वाइट गया उसके बाद थोड़ा लिक्विड लिक्विड जा रहा है। जी हाँ, देखिए अभी आपको मैं बता नहीं सकता कि कौन सी चीज़ क्या है क्योंकि अभी प्रतियोगिता बाकी है। और इसके बाद एक वाइट वाइट और गया। जी, प्रतियोगिता अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, इसीलिए मैं भी ब्राउन ब्राउन और वाइट वाइट ही कर रहा हूँ जी ताकि हाँ। किसी को पता न लगे। जी हाँ। वैसे तो मुझे सभी मालूम है। अब देखिए इतने दिनों से आप खेती किसानी का प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तक तो आपको मालूम हो ही जाना चाहिए। ये चूरन कैसे बनाया जाता है? हो गया? तो समय बता दिया जाए करण जी का। 1 मिनट और 17 सेकंड लगाए हैं इन्होंने। चलिए बुलाते हैं अब अपने अगले प्रतियोगी को। तुलछा राम जी आ जाइए। तो बिगुल बजा दूं? बजा दो। दौड़िए, समय शुरू हो चुका है, घड़ी की टिक टिक। सही अनुपात, सही चुनाव करने के बाद उस पदार्थ का सही अनुपात, उसके बाद सही विधि। जी, काफी मुश्किल खेल है ये। जी, गोपाल जी, जी गुरपाल ये जो हवाई जहाज मंडरा रहे हैं आज जी। आसपास,
ये भी लगता है ऊपर से देख रहे हैं किसान, देश किसान किसान। ये भी हमारा कार्यक्रम देखने आए हैं। जी हाँ, ये भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, देश किसान। मतलब नजर चारों तरफ से है किसानों पर। जी हाँ, देखिए काफी अच्छे से घोला है तुलछा राम जी ने। तैयार। वाह, समय बता दिया जाए। 1 मिनट और 10 सेकंड लगाए। सभी प्रतियोगियों ने अपने अपने हिसाब से जीवामृत बनाया और हमारे जजेस जो हैं वो निर्णय ले चुके हैं कि किसने सही मात्रा में, कम समय में और सही विधि से बनाया है। चलिए आइए जजेस से फैसला सुनते हैं। चौथे नंबर पर है गोवर्धन जी सियाक। चौथे नंबर पर गोवर्धन जी। तीसरे नंबर पर हैं श्रीमान किशोर सिंह जी भाटी। तीसरे पर किशोर सिंह जी। किशोर सिंह जी तीसरे नंबर पर हैं, जोरदार तालियां आपके लिए भी। और दूसरे नंबर पर है करण सिंह जी राठौड़। करण दूसरे सिंह जी नंबर पर राठौर करण जी। दूसरे नंबर पर, जोरदार तालियां इनके लिए भी। तो अब तो इसमें कोई संदेह ही नहीं रहा कि प्रथम कौन है। जी हाँ, लेकिन फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो तुलछा राम जी सिंवर इस चरण में विजेता रहे। तुलछा राम जी के लिए जोरदार तालियां सभी लोग। हालांकि परफेक्ट क्वांटिटी और जो सीक्वेंस है उस पर तो हमारे कोई भी प्रतिभागी पूर्णतः खरा तो नहीं उतर पाए, लेकिन फिर भी इनके प्रयास अच्छे थे। जीवामृत बनाने की जो प्रतियोगिता रही, इसमें समय की पाबंदी तो हमने दी थी, लेकिन इसकी जो सही विधि है और सही मात्रा जो है उसके बारे में हम अपने जजेस से पूछते हैं, क्योंकि जजेस ने ये कहा कि किसी ने भी सही मात्रा जो है वो उसमें नहीं सक्षम हो पाए। तो इसके बारे में जरा बताएं और इसका क्या फायदा होता है उसके बारे में भी हमें बताएं। जीवामृत में मात्रा के लिए सबसे पहले हम गोबर लेते हैं 10 किलो और 10 किलो लीटर गौमूत्र लेते हैं। उसके बाद में 1 किलो बेसन लेते हैं और उसके बाद में 1 किलो गुड़ लेते हैं और 1 किलो उपजाऊ मिट्टी, जिसमें रसायन नहीं हो ऐसी उपजाऊ मिट्टी लेते हैं और इन सब को मिलाकर 7 दिन के लिए रखते हैं। और ये खाद, इसको एकदम पौधों को मिलने वाला खाद तैयार हो जाता है। और बेसन और गुड़ के और गोबर के और इनके मिलान कारण बहुत अच्छे जीवाणु पैदा होते हैं। और वो हम खड़ी फसल के अंदर भी यदि देते हैं जीवामृत तो बहुत अच्छा काम करता है। जिस तरह से किसान भाई खड़ी फसल के अंदर ये रासायनिक यूरिया वगैरह इस तरह से देते हैं, उसके वनस्पति इसको दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और जिस तरह से रसायन काम करता है उसी तरह से ये भी काम करेगा। इसका देने का भी हमको कम से कम 10 दिन से अंतराल से हम इसको बार बार पानी के साथ में दे सकते हैं। और यदि किसी के पास पानी की बराबर सुविधा नहीं हो तो इसके अंदर 200 लीटर पानी मिलाकर इसको घोल बनाकर छानकर और पौधों के ऊपर छिड़काव भी किया जा सकता है। उसका भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जितनी लंबी फसल होगी उतना ज़्यादा समय देना, क्यों हमारा अंतरकाल 8 और 10 दिन के बीच में रहना चाहिए देने के लिए। जो सिंचाई वाला पानी है या तो उसमें मिला दिया जाए या फिर छिड़काव। हाँ, यदि हम सिंचाई की सुविधा होती है तो सिंचाई के साथ दे सकते हैं। हम यदि छिड़काव करना चाहें तो इसके अंदर 200 लीटर पानी मिलाकर और इसको डबल छनाई करते हैं। एक बार छान के फिर दूसरी बार छनाई करते हैं और उसके बाद पत्तों पर, मतलब फसल के पत्तों पर छिड़काव करने से उतना ही काम करेगा जितना हम जमीन में दे रहे हैं। और रासायनिक खाद डालने से जो प्रॉब्लम आती है, रसायन खाद जो हम देते हैं जी, उसमें एक रसायन खाद से 1 या 2 मात्रा ही मिलती है हमको तत्व की। और इसको जीवामृत में मुख्य तत्व के साथ में सूक्ष्म तत्व भी मिलते हैं और इसके साथ में हार्मोन्स वगैरह वो भी मिलते हैं फसल को। और रासायनिक खाद से जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है वो और नहीं उस रसायन खाद से आप देखते हैं जो भी उत्पादन होता है जी, उसमें बहुत ज्यादा रसायन रहने के कारण हमारे शरीर में भी हानिकारक बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा, रसायन खाद के देने से फसल में बहुत ज्यादा बीमारी और बहुत ज्यादा कीड़े लगते हैं और इनके लगने के कारण हमको बहुत ज्यादा काम में लेने पड़ते हैं रसायन, कीटनाशक और उर्वरक, और पानी भी ज्यादा देना पड़ता है। और धीरे धीरे रसायन काम लेने से एक तरह से उर्वरा शक्ति खत्म होती है। परंतु ये जीवामृत लेने से हमारी कभी भी उर्वरा शक्ति जो जमीन की है वो कभी खत्म नहीं होती है। जिस तरह से हम बार बार जीवामृत ये खाद में काम लेते रहेंगे
वैसे वैसे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाएगी। जी चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम तो जल्द ही लौट कर आएंगे, आप भी जल्द ही लौट कर आइएगा। देखिए, इधर एक बड़ी टोकरी में कुछ फल और सब्जियां रखी हैं और इधर एक छोटी टोकरी में कुछ पत्ते रखे हैं और आपका समय शुरू होता है। आपको करना ये है कि यहाँ से कोई भी फल या सब्जी उठानी है, यहाँ आना है, उसका पत्ता पहचानना है और वो पत्ता हमें ला कर देना है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जरा सा इसका अनुपात तो बता दें हमारे दर्शकों को, और वो अनुपात कितना ज़रूरी है सही मात्रा में होना, उसका भी महत्व थोड़ा बताएं। अगर कोई भी चीज़ आप रासायनिक हो या जैविक हो, उसका अगर परफेक्ट अनुपात में हमने अगर उसका उपयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से इम्बैलेंस होने की वजह से हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो जो जीवामृत बनाने के लिए, जैसा अभी डागा जी ने बताया है कि गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और मिट्टी, ये 5 आवश्यक चीज़ें हैं और इनका 10 अनुपात 1:1:1 अर्थात 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मिट्टी, इन सब को अच्छे तरीके से मिला करके और उसको 7-8-10 दिन रखने के तत्पश्चात आप खेत में उसको खड़ी फसल में भी काम में ले सकते हैं, आप बुआई से पूर्व भी उसको दे सकते हैं। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव, रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से आज जो आप देख रहे हैं, जो देश में और राजस्थान में क्षारीयता की समस्या, जो मिट्टी की क्षारीयता की समस्या आ रही है, वो किस कारण से आ रही है? वो यूरिया और DAP के अंधाधुंध उपयोग करने की वजह से हो रही है। क्योंकि जितने भी ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका अगर बेसिक जो रेजिडुअल इफेक्ट है, अवशेष प्रभाव जो है, अगर वो बेसिक या क्षारीय है तो निश्चित रूप से ज़मीन को खराब करेगा। दूसरी चीज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स जितने ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से क्या है कि ज़मीन की पानी की मात्रा ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड होती है। वहीं अगर ऑर्गेनिक पार्ट, अगर हम ऑर्गेनिक या जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी की, क्योंकि राजस्थान है और यहाँ तो पानी बहुत बड़ी समस्या है, पानी है ही नहीं, और पानी को हमें अगर बचा के रखना है तो जहाँ अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या रासायनिक खादों के साथ में खेती कर रहे हैं तो वहाँ आपको गेहूं जैसी फसल में 7, 8, 9 पानी देने पड़ रहे हैं। वहीं अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप 5 पानी तक में भी, तो यानी अगर 3 से 4 पानी अगर एक फसल में बचा रहे हैं तो आप सोचिए कि सरसों की एक फसल आप दूसरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके खेत पे, कुएं पे 9 पानी की उपलब्धता है तो आप गेहूं तो करेंगे ही करेंगे, उतने एरिया में सरसों भी ले सकते हैं, तो किसान का जो फायदा है वो 2 गुना हो जाएगा। और यदि सरसों ही कर रहे हैं तो आप मानिए 3 साल तक सरसों कर लेंगे और 3 साल में एक बार तो ऊपर वाला मेहरबान होगा, बारिश तो आएगी। तो इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं इन जैविक उत्पादों का प्रयोग करके। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। मुझे लगता है बाकी किसान भाई भी जीवामृत बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही आसान विधि है और बहुत ही सरलता से इसका उपयोग किया जा सकता है और फायदे बहुत हैं। फायदे बहुत हैं और आप रासायनिक खाद बाजार से जो महंगी है वो खरीदने से आप बच सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मुकाबला शुरू किया जाए फिर से। चलिए प्रतियोगिता के अगले चरण में बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैदान सज चुका है। देखिए, इधर एक बड़ी टोकरी में कुछ फल और सब्जियां रखी हैं और इधर एक छोटी टोकरी में कुछ पत्ते रखे हैं। आपको करना ये है कि यहाँ से कोई भी फल या सब्जी उठानी है, यहाँ आना है, उसका पत्ता पहचानना है और वो पत्ता हमें ला कर देना है। और याद रहे, एक समय पर एक ही। एक समय पर एक ही। और इसके लिए आपको मिलेगा मात्र 1.5 मिनट, यानी कि 90 सेकंड का समय। और हमने आपको उलझाने के लिए कुछ इधर उधर के पत्ते भी रख दिए हैं इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से तुलसीराम जी से शुरू कीजिए। जी हाँ, आइए। तैयार? गर्मी है लेकिन हाथ पैर खोल लीजिए। खुले हुए एकदम खुले हुए। चलिए 90 सेकंड है आपके पास। देखिए, गोभी उठा लिए इन्होंने, फूल गोभी जिसको कहते हैं, और इसका पत्ता लाइए। वेरी गुड। गाजर, मेरी काफी दौड़ भाग है इस खेल में।
प्याज, हो काफी समय ढूंढ लिया है मूली का पत्ता। सही गलत नहीं पता, नहीं पत्ता। ये क्या है? अनार, वाह। 1 मिनट पूरा हो चुका है, आधा मिनट और है आपके पास। हो, फिर से उलझे हैं। यहाँ 15 सेकंड और हैं। मिर्ची में उलझ गए हैं। देखिए मिर्ची जो है 5 4 3 2 1। टमाटर मान लिया जाए क्योंकि इन्होंने बिगुल बजने से पहले उठा लिया था। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं करण सिंह जी। करण सिंह जी आ जाइए। तो बिगुल बजा दूं? बजा दो। दौड़िए, मात्र 1.5 मिनट का समय है। गाजर देखिए इन्होंने उठा ली है। किसी भी चरण में काया पलट हो सकती है। जी हाँ। कोई एक चरण में आ गए, कोई दूसरे चरण में। लीजिए। गोभी और गाजर, ये 2 सब्जियां इन्होंने चुनी अभी तक। और प्याज में फिर उलझन। हल्की सी उलझन। पैंतालीस सेकंड पूरे हो चुके हैं। लगभग आधा समय समाप्त हो गया है। मिर्ची लेकर आए हैं। मिर्ची, 1 मिनट पूरा हुआ है और 30 सेकंड बाकी हैं। टमाटर का पत्ता, उलझ गए टमाटर में। इमली, अरे वाह। पाँच, 4 3 2 1। बस समय समाप्त। नींबू की पत्ती अंत में लेकर आए हैं। बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता चल रही है। बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। किशोर जी, तैयार हैं आप? किशोर जी, राम 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 राम। तो किशोर जी, हाँ, आप सब्जियां उगाते हैं, आपने बताया था। उगाते हैं। तो सब्जियों को पत्तियों से पहचान लेते हैं? जरूर पहचानेंगे। चलिए, तो आपको काफी जानकारी है। हाँ। बाकियों को मत बांटिए जानकारी, ठीक है? हाँ। चलिए, दौड़िए, समय शुरू हो चुका है। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। इधर 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 इधर। दौड़िए दौड़िए। देखिए, जानकारी आपकी ठीक है, लेकिन दौड़ में पीछे रह गए तो उससे भी नुकसान हो सकता है। आधा समय पूरा हो चुका है। इधर 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 इधर। आप जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं। काफी फुर्ती से काम कर रहे हैं और पहली बार उलझे हैं मिर्ची को लेकर। जी, इधर 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 इधर। अनार लिया है इन्होंने। अनार, एक अनार 100 बीमार, क्या कह रहे थे आप? एक अनार 100 बीमार। इधर दे दीजिए। नहीं, उलझ गए, उलझ गए हैं। 5 4 3 इधर 2 1। समय समाप्त। अनार आखिरी जो था, ओहो,
तो किशोर जी कैसा रहा प्रदर्शन? कुल मिला के ठीक रहा है। ठीक रहा है। तो जैसे कि हमारे रतन जी ने अंत का पत्ता देख के ओ हो कहा था, क्या वो आपको लगता है चूक हुई है? हाँ, चूक हुई उसमें थोड़ी। चूक हुई है लेकिन क्या चूक हुई है ये अभी नहीं बताते, ये बताएंगे जब परिणाम आएगा। ठीक है, आएगा। चलिए गुरपाल जी। जी, बढ़ाते हैं प्रतियोगिता को आगे और बुलाते हैं गोवर्धन जी को। गोवर्धन जी। अच्छा सर, राम राम। राम राम। राम राम सर, राम राम। साथ तैयार? बिल्कुल रेडी रेट। रेडी रेड। और सरदार जी मौज में? मौज में, आप भी मौज में। वाह। चलिए, और आपका समय शुरू होता है, आप दौड़िए। गोभी सब पहले उठा रहे हैं, देखिए। यहाँ दीजिए। इधर इधर इधर। दौड़िए दौड़िए, समय बहुत कम है। गाजर लेकर आए हैं, गोभी और गाजर। मटर भी ले आइए, बढ़िया सब्जी बन जाएगी। पाव भाजी। पाव भाजी और आलू मटर गोभी। क्या लेकर आए हैं? सही। नींबू। नींबू लेकर आए। देखिए गोवर्धन जी पहली बार। आधा समय हो गया, आधा बाकी है आपके पास। 45 सेकंड हुए। दौड़िए दौड़िए फटाफट। ये देखिए बेर लेकर आए हैं। वाह, अलग अलग तरह के फल और सब्जियां गोवर्धन जी उठा रहे हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए चलिए दौड़िए। देखिए मिर्ची में सब उलझे थे, देखते हैं गोवर्धन जी उलझते हैं या नहीं। ले आए पत्ती। काफी तेजी से लाए हैं। 5 4 3 2 1। मेरे ख्याल से मान लिया जाए इन्होंने उठा लिया था। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। राजस्थान की प्रसिद्ध कहानी है ढोला मारू, आपने सुनी है? जी हाँ, मैंने सुनी है। अरे मैंने नहीं सुनी, आप मुझे सुनाइए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं इन्हें ढोला मारू की कहानी सुनाता हूँ। वापस आइएगा, जल्दी सुनाऊंगा। बहुत ही मजेदार, बहुत ही कांटे की टक्कर रही, बहुत कड़ा मुकाबला रहा और अब हमारे जजेज अपने निर्णय को लेकर तैयार हैं। तो आइए पूछते हैं कौन रहा इस चरण में आगे। बस यहीं ये कहानी खत्म और ये कहानी फिर शुरू। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत ही मजेदार, बहुत ही कांटे की टक्कर रही, बहुत कड़ा मुकाबला रहा और अब हमारे जजेज अपने निर्णय को लेकर तैयार हैं। तो आइए पूछते हैं कौन रहा इस चरण में आगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वाकई जैसा आप कह रहे हैं कड़ा मुकाबला था जी, और लेकिन छोटी छोटी सी चूकों ने बड़ी चूक बना दी हाँ। तुलसाराम जी के लिए। ओहो, चौथे नंबर पर आ गए। पिछले राउंड में जो पहले नंबर पर थे वो सीधे चौथे नंबर पर चले गए। चौथे नंबर पर तुलसाराम जी। तुलसाराम जी इस बार थोड़ा सा उन्होंने छोटी छोटी चूक की, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। चौथे नंबर पे आपने बताया, तीसरे नंबर पे किशोर सिंह जी भाटी। तीसरे पर किशोर सिंह जी। किशोर सिंह जी भाटी तीसरे नंबर पर हैं, जबकि काफी अच्छा दौड़ भाग की थी। और सबसे बड़ी चूक तो करण सिंह जी से हो गई। ओहो, अगर एक चूक नहीं किए हुए थे तो प्रथम नंबर पर आते। अच्छा, तो दूसरे स्थान दूसरे पर स्थान हैं पर। करण सिंह जी। करण सिंह जी दूसरे स्थान पर है। और इसमें अव्वल आए हैं गोवर्धन सिंह जी सियाग। गोवर्धन सिंह जी एक बार फिर से अव्वल आए हैं, यानी कि प्रथम आए हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मुकाबला शुरू किया जाए फिर से। जी हाँ, चलिए अब प्रतियोगिता के अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रश्नोत्तर का चरण, यानी कि क्विज राउंड।
इसमें हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ खेती से संबंधित होंगे, कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और सही उत्तर देने वाले को अंक मिलेंगे और जजेस उसके अंक नोट करेंगे और बताएंगे कौन है इस चरण का विजेता। तो शुरुआत की जाए गुरपाल जी। शुरुआत की जाए। सबसे पहले कृषि से संबंधित सवाल पूछते हैं जी। और पहला सवाल पूछते हैं तुलछाराम जी से। तैयार हैं? तो चलिए, आपका सवाल है, दीमक के नियंत्रण हेतु कौन सी दवा काम में आती है? ए मेंकोजेब, बी डाइथिन M45, सी क्लोरोपाइरिफॉस या डी वीटावैक्स। सी क्लोरोफाइरिफॉस। आपने कहा सी क्लोरोपाइरिफॉस। जजेस से पूछते हैं क्या ये सही जवाब है डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब। जोरदार तालियां, क्या बात है। और बिल्कुल भी संदेह नहीं था, आपको तुरंत बता दिया आपने। तो क्या आप ये इस्तेमाल करते हैं इस दवाई का? हम तो देसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान इस्तेमाल करते हैं तो पता है। तो जानकारी थी जी। हम रतनलाल जी से पूछना चाहेंगे। रतनलाल जी, आपने बोला कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो कीटनाशक होते हैं, जो जैविक पद्धति से आप तैयार करते हैं वो कीट नियंत्रण का काम करते हैं। तो क्या ये जो अगर कीड़े को रासायनिक तरीके से नाश किया जाए तो पर्यावरण पे भी कोई असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पर्यावरण पे पड़ता है। अब क्या, जो रसायन हम जो काम लेते हैं उसमें से बहुत कम मात्रा में पौधा को मिलता है, बाकी सारा हवा में और नीचे जल में मिश्रित होकर हमारे पर्यावरण को बहुत बहुत सीधा असर करता है। जैसे कि हम यूरिया नाइट्रोजन देते हैं तो नाइट्रोजन में से हम सिर्फ 15 या 20% ही पौधों को मिलता है। कुछ तो पानी के साथ में रिस्क कर नीचे चला जाता है और फिर हमारा जो पानी जो है पूरा प्रदूषित होता है। उसी तरह से नाइट्रोजन हवा में उड़कर नाइट्रेट फॉर्म में हवा के अंदर मिलती है और वो पूरे वातावरण को गंदा करती है और वातावरण का सीधा सीधा असर हमारे पेड़ पौधों पे भी पड़ेगा और पेड़ पौधों के पड़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो सीधा असर जो हमारे शरीर पर वातावरण पर आएगा वो मानव जाति पे, पशु जाति पे बहुत सीधा असर पड़ेगा। इसलिए रसायन मुक्त खेती करना ही, सबसे पर्यावरण को बचाना है तो रसायन मुक्त खेती ही करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करण सिंह जी के लिए। करण सिंह जी, आपका प्रश्न यह है, इनमें से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? यानी कि राज 3765 या बी लोक 1 या सी सोनालिका या डी पुसाजे किसान। पुसाजे किसान। इन्होंने कहा पुसाजे किसान। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही है साहब। एकदम सही। एकदम सही जवाब है। क्या बात है। बेहतरीन किसान होने की यही निशानी है। कोई द्वंद्व, कोई दुविधा नहीं थी, तुरंत बता दिया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब, ये गेहूं की यहाँ राजस्थान में गेहूं की पैदावार होती है क्या? जी हाँ। अच्छा। काफी इनमें से कौन अच्छी। सी किस्म यहाँ पर ज्यादा अभी फायदेमंद होती है? गेहूं की जो नवीनतम किस्में हैं, राज 3765 है, 4210 है, 4138 है, 4083, 4079, बहुत सी नई किस्में आ गई है, HD 3087, जो कि अब गेहूं में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा रही है लगातार। और जो पूसा जय किसान आपने बताई वो सरसों की एक उन्नत किस्म है। अच्छा। और ये पूसा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बनी हाँ हुई, जी, इसलिए हाँ जी, इसका हाँ, नाम हाँ, पूसा, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, जय पूसा, किसान जय नाम किसान। से पूसा जय किसान। ये इसका रहस्य है, पूसा जय किसान। जी, चलिए अगला सवाल पूछते हैं किशोर जी से। किशोर जी, आपके लिए सवाल है, केचुआ खाद बनने में कितने दिन लगते हैं? ए 30-35 दिन, बी 80 से 85 दिन, सी 60 से 65 दिन या डी 70 से 75 दिन। अस्सी से 85। आपने कहा बी 80 से 85 दिन। क्या ये सही जवाब है? जी नहीं, ये गलत जवाब। ये गलत जवाब, अफसोस। ओहो अफसोस, तो ये गलत जवाब है। सही जवाब केंचुआ खाद हम ढेर तैयार करके और केंचुआ छोड़ देते हैं, उसके बाद 60 से 65 दिन में तैयार हो 60 जाता से 65 दिन में तैयार होती है। जी। अफसोस, आपने गलत जवाब दिया, आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन केचुआ खाद के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। केचुआ खाद के क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, केंचुआ खाद जैसा अभी डागा जी बता रहे थे कि ऑर्गेनिक की अगर हम चर्चा करते जी। हैं तो केंचुआ खाद एक ऐसा देसी तरीके से बनाया हुआ खाद है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा, पोषक तत्वों की जो मात्रा है, गोबर से ही केंचुआ खाद बनाया जाता है। इन जनरल गोबर प्लस वेजिटेटिव वेस्ट, जितने वानस्पतिक
वनस्पतिक जो अवशेष हैं बेकार पड़े हैं उनको और गोबर को खाद को मिक्स करके और केंचुओं को खाने के लिए दिया जाता है। एक केंचुआ अपने शरीर का एक दिन में 50 गुना तक खा करके और उसको एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकालता है। अर्थात 1 ग्राम का एक केंचुआ होता है और वो दिन भर में 50 ग्राम खा करके भोजन वापस अपने मल के रूप में निकाल देता है। ऐसा मनुष्य कर सकता है क्या? तो ये केंचुआ जो है बहुत फायदेमंद हुआ। एक अपने वजन का 50 गुना खा लेता है। अगर मनुष्य अपने 50 गुना खाएगा तो सोचिए फिर क्या होगा। तो केंचुआ इस तरीके से खा करके और उसको उसमें क्या है कि जो उस प्रोसेस के दौरान उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनकी गोबर के मुकाबले में वो 2 से 3 गुना तक उसमें वृद्धि हो जाती है। मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ होती है और ये फास्टली बहुत तेज़ी से पौधों को उपलब्ध भी होता है। तो इसे ये कहा जा सकता है इन जनरल की वैसे केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एज यूरिया जैसे हम देते हैं और तुरंत वो पौधों को प्राप्त होता है, इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट में भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों को जल्दी प्राप्त होते हैं। और वर्मी कंपोस्ट केंचुओं की सहायता से बनाया जाता है। केंचुआ आइसिनिया फोइटिडा स्पीसीज का केंचुआ जो है वो इसमें सबसे लाभप्रद है। और किसानों को बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो वो बेड लगा रहे हैं उसकी ऊंचाई 1.5 फीट से ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये केंचुआ जो है 1.5 फीट तक की गहराई में बहुत आसानी से अच्छा कार्य करता है। ज़्यादा ऊंची बनाने पर फिर उसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से मैं अपने किसान दोस्तों से भी पूछना चाहूँगा, प्रतियोगियों से, आप भी केंचुआ खाद का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में? कम करते हैं क्या है, थोड़ा बहुत कंपोस्ट ज़्यादा करते हैं। कंपोस्ट आप ज़्यादा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछते हैं गोवर्धन जी से। गोवर्धन जी, आपके लिए सवाल है, इनमें से सरसों की फसल में होने वाली बीमारी कौन सी है? ए सफेद रोली, बी जड़ग्रंथि रोग, सी लूज स्मथ यानी कंडवा, या डी झुलसा? ये सफेद तड़ा हल हो गया। सफेद रोली। हाँ हाँ, ये हली है। सफेद रोली इन्होंने कहा। क्या ये सही जवाब है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब। सही जवाब। सही जवाब। क्या बात है, जोरदार तालियां। मेरे ख्याल से गोवर्धन जी न सिर्फ बीमारी का नाम बता रहे थे बल्कि उसके पूरे लक्षण भी बता रहे थे। जी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, लक्षण बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं और कैसे इससे पार पाया जाए। ये एक्चुअली एक फंगस से जनित बीमारी है, फफूंद से पैदा होती है। और ये जो वाइट रस्ट डिजीज आती है तो इसमें क्या वो फंगस इस पे अटैक करती है। और उसके बाद में ज़्यादा बेहतर तो ये है कि इसका हम शुरू में जब सीड ट्रीटमेंट करके अगर बुआई करते हैं तो जैसे सीड ट्रीटमेंट का जो तरीका है FIR या हिंदी में फगीरा कह सकते हैं, फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम। तो चूंकि तेल वाली फसल है तो इसमें राइजोबियम न लग करके एजोटोबैक्टर कल्चर से इसको उपचारित किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से अगर उपचारित करके हम बोते हैं तो बहुत कम ये बीमारी जो है आपके खेत में आएगी। और फिर भी अगर आती है तो उस स्थिति में फिर हमें इसमें फंजीसाइड जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें यूज़ करना पड़ता है। या फिर जैसे रतन जी ने जो जैविक तरीके बताए थे बिल्कुल बिल्कुल फंगस से लड़ने के, वो इस्तेमाल किए जा सकते। इसमें हम ट्राइकोडर्मा का काम ले सकते हैं। जो जीवाणु आता है एक ट्राइकोडर्मा, वो काम ले सकते हैं। और एक छाछ का स्प्रे जो है वो हम कर सकते हैं इसमें, उस स्प्रे से भी इसका रोग रुकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला सवाल। लेकिन अगले सवाल से पहले एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, छोटा सा सवाल है। इनमें से सरसों की फसल में होने वाली बीमारी कौन सी है? ए सफेद रोली, बी जड़ग्रंथि रोग, सी लूज स्मथ यानी कंडवा, या डी झुलसा? भूमि की मैं उपज बढ़ाऊं, बिना आंख के मैं चल पाऊं, गर्मी में ना आऊं नजर, भूमि ही है मेरा घर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए, तो ये थे कृषि से संबंधित प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे आगे और पूछेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल। क्यों गुरपाल जी? जी गोपाल जी, सबसे पहले तुलसाराम जी से पूछते हैं। जी तुलसाराम जी, आपके लिए सवाल है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ए नीम, बी खेजड़ी, सी आम, या डी बबूल?
खेजड़ी। आपने कहा खेजड़ी, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब है, क्या बात है, जोरदार तालियां। इसीलिए जो राजस्थान की लोक कथाएं उनमें भी खेजड़ी के पेड़ का कई जगह जिक्र आता है। रतनलाल जी से पूछना चाहूंगा, खेजड़ी का क्या महत्व है? ऐसा है, खेजड़ी एक तो बगैर पानी रेगिस्तान में होती है जी। और इसकी जो पत्ती है वो भी अपनी खेती के लिए, जमीन को उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी काम आती है। जी। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है, इसके नीचे कोई भी फसल ली जा सकती है, कोई भी किसी भी तरह की फसल इसके नीचे बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि इसके नीचे जो इतनी उर्वरा होती है, उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ जाती है जमीन की, इसलिए खेजड़ी अच्छी होती है। और हमारे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ के खेजड़ी के लिए एक विष्णुई धर्म में इस तरह से खेजड़ी के लिए बलिदान हुआ था। 300 और कुछ लोगों ने एक दिन में उनको ख़त्म कर दिया था। एक खेजड़ी काटने लगे तब इन्होंने सब विरोध किया, और विरोध करने के कारण कई लोगों का जान गंवानी पड़ी, परंतु उन्होंने कहा कि बोले हम वृक्ष को नहीं जाने देंगे, चाहे बोले हमारी जान चली जाए। इसलिए रेगिस्तान के लिए ये बहुत एक तरह से सोना है खेजड़ी। वाह। मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं? जी जी जरूर। खेजड़ी एक्चुअल में जैसा आपने बताया कि खेजड़ी के नीचे जो उर्वरा शक्ति होती है, उसका कारण है कि इसमें नोडुल्स जो होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी इस खेजड़ी के द्वारा किया जाता है। और खेजड़ी की पत्ती, फल, सब चीज़, हर एक पार्ट जो है वो किसी न किसी उपयोगिता के रूप में इसीलिए काम उसे कल्प वृक्ष कहा जी। जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न करण सिंह जी से। जी। करण सिंह जी, आप बताइए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी तोता, सी हरियल कबूतर या डी गोंडावन? गोडावन। गोंडावन, जी हाँ, एकदम सही जवाब है, जोरदार तालियां। तो ये क्या होता है गोंडावन, कैसा पक्षी होता है, कैसे? गोडाउन अपने यहाँ तो, हमारे यहाँ तो कम है जी। लुप्त है। पहले था, मतलब छूट कर तो एक दो देखने को मिलता था, अभी तो बिल्कुल वो लुप्त हो गए। हमारे साइड में है नहीं, पहले थे जी। वो, अभी तो साइड दूसरी साइड में चले गए। हमको तो बहुत सुंदर पक्षी सुंदर होता है। सुंदर वो मोर होता है ना, मोर, छोटा वाला मोर, रेलड़ी बोलते हैं उसको। अच्छा। उस जैसा होता है ये। हाँ, क्या ये लुप्त होते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, जैसा हाँ, कि? बिल्कुल, काफ़ी कम हो गई है इनकी संख्या। तो क्या कारण है उसका? कुछ तो केयर नहीं हुई इसकी, कुछ शिकार भी हुआ। जी जी जी। चलिए अगला सवाल पूछते हैं किशोर जी से। किशोर जी, आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? ए बिहू, बी गिद्दा, सी गरबा या डी घूमर? घूमर। घूमर आपने कहा, सही जवाब। सही जवाब। थोड़ा सा आप जो है लकी हुए इस बार, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न आपके हिस्से में पड़ गया। हाँ, घूमर, क्योंकि राजस्थान में, ये तो मुझे भी पता था, बहुत प्रसिद्ध है जी। प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछते हैं गोवर्धन जी से। गोवर्धन जी, आपके लिए प्रश्न ये है कि राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ए कोटा, बी जयपुर, सी बूंदी या डी पुष्कर? पुष्कर जी। पुष्कर में है, जोरदार तालियां, सही जवाब। क्या बात है, आप गए हैं कभी पुष्कर? नहीं, अब गई जाके आया मैं, कब गए थे? अबार काती में। अच्छा, और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है? बहुत ही प्रसिद्ध है, वास्तव में बहुत। पुष्कर राजस्थान का वैसे भी एक प्रसिद्ध शहर है, वहाँ वो पशु मेला भी लगता है, तीर्थ धाम भी है। तीर्थ धाम भी है जी। पशु मेला, पशुओं के खास घोड़े और ऊंट। हाँ, और ऊँट, ये दो के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर। और इनकी वहाँ बिक्री भी तेज होती है। आगे बढ़ते हैं और अब पूछते हैं कुछ पहेलियां बूझी जाए। पहेलियां आप जानते हैं? हाँ, मारवाड़ी में क्या है, आडी। आडी। हाँ। तो एक आध कोई मारवाड़ी पहेली याद है तो सुनाइए। पहले घरों घरों में गट्टी होती थी, उसको कहते हैं एक सींग की गाय उरे जितना ही खाए। उसको जितना दान डालते हैं उसको पीस करके आटा बना देती है वो, तो उसमें एक हाथा होता है पकड़ने के लिए। लेकिन आपने जवाब पहले दे दिया। नहीं, हम आपको जवाब नहीं देंगे, पूछ लेते ना, हम आपसे पूछेंगे। चलिए तो शुरुआत इस बार गोवर्धन जी से कर लीजिए। जी हाँ। आपके लिए पहेली है, आपके ही घर ये आए, 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाएं, अंतिम के 2 तिथि बताए।
साहब समझ में तो नहीं आया हमारे। मैं बताऊं सा, अतिथि। अतिथि, सही कहा, एकदम सही बताया किशोर जी ने। लेकिन ये पहेली थी गोवर्धन जी के लिए, तो किशोर जी को इसके अंक नहीं मिल पाएंगे। चलिए, किशोर जी के लिए पहेली है अब। भूमि की मैं उपज बढ़ाऊं, बिना आंख के मैं चल पाऊं, गर्मी में ना आऊं नजर, भूमि ही है मेरा घर। बरसात। वर्षा। वर्षा सही जवाब नहीं है। और आप में से कोई? जी, आपने क्या बोला? केंचुआ। केंचुआ सही जवाब। सही जवाब है। लेकिन अफसोस एक बार फिर से पहेली थी किशोर जी के लिए और जवाब दिया करण सिंह जी ने। चलिए, तो अब आपके लिए पहेली आ रही है, ध्यान से सुनिए। गोल गोल है मेरी काया, हर नारी का रूप बढ़ाया, कांच है मेरे अंग अंग में, मैं मिलती हूँ हर रंग में। बिंदी। बिंदी। बिंदी आपने कहा, ये गलत जवाब है। आप बताएं, देखिए फिर से वही हो रहा है। चूड़ी। चूड़ी। चूड़ी एकदम सही जवाब है। चलिए, तुलसाराम जी से पूछते हैं। आपके लिए पहेली है। धीरे धीरे चले सवारी, कभी ना होए उदास, हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना न घास। सूरज। आपने कहा सूरज, ये तो सही जवाब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आप कोशिश करना चाहते हैं। कछुआ। कछुआ। कछुआ भी गलत कछुआ जवाब पे है। सवारी करना मुश्किल है। सवारी। इसका सही जवाब है साइकिल। तो साइकिल इसका सही जवाब था, लेकिन कोई भी अफसोस इसका सही जवाब नहीं दे पाए। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न उत्तर का चरण यहीं समाप्त होता है। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। राजस्थान की मशहूर गट्टे की सब्जी होती है, आपने कभी खाई है? हा, मैंने खाई है, मुंह में पानी आ गया, मैंने तो खाई है। मैंने नहीं खाई, आप मुझे खिलाएंगे? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मैं इन्हें गट्टे की सब्जी खिला के लाता हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। चलिए, अब वक्त आ गया है अंतिम परिणाम का, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है कि कौन है पूरी प्रतियोगिता में सभी चरणों को मिलाकर विजेता। जजेस से पूछते हैं। जजेस, आप इधर आ जाएं और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मजेदार थी ना, मुंह साफ कर लीजिए। बढ़िया है ना? तो चलिए, तैयार? तैयार। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। कार्यक्रम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, और गट्टे की सब्जी को पचाते हैं। जी हाँ, गट्टे डकार आते हैं, नहीं तो खट्टे डकार होता है वो। जी। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अपने जजेस का रुख करते हैं, पूछते हैं उनसे कि कौन रहे इस प्रश्नोत्तर के चरण में आगे। इसके बड़े हास्यपद रिजल्ट है, किशोर सिंह जी द्वितीय रहे। किशोर जी दूसरे नंबर पर है। हाँ, दूसरे नंबर पर किशोर जी। दूसरे नंबर पर है किशोर जी। दूसरे नंबर से आपने शुरुआत की, तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पर 3 लोग हैं। तीनों नंबर। क्या बात है, जोरदार तालियां। मेरे ख्याल ऐसा पहली बार हो रहा है हमारे कि किसी। तीन लोग जो है वो पहले नंबर पर है। तो अब जैसा कि आपने घोषित तो कर ही दिया कि तीनों लोग प्रथम स्थान पर हैं, और जो प्रथम स्थान पर हैं सबसे पहले तुलसाराम जी, फिर करण सिंह जी और गोवर्धन राम जी, तीनों ने ही बराबर अंक हासिल किए हैं। तुलसाराम जी, करण सिंह जी और गोवर्धन जी के लिए क्या बात है, जोरदार तालियां। चलिए, अब वक्त आ गया है अंतिम परिणाम का, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है कि कौन है पूरी प्रतियोगिता में सभी चरणों को मिलाकर विजेता। किसी चरण में कभी कोई आगे था और किसी चरण में कोई आगे था। जी हाँ, किसी चरण में 3 लोग आगे थे। जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। जानते हैं कि कौन है इस कड़ी के विजेता,
कौन है इस हफ्ते के बेहतरीन किसान। जजेस से पूछते हैं। जजेस आप इधर आ जाएं और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो वो घड़ी आ गई है जब जजेस हमें बताएंगे कि कौन है इस हफ्ते के बेहतरीन किसान। इस हफ्ते के चौथे नंबर के किसान हैं किशोर सिंह जी भाटी। किशोर सिंह जी भाटी। तीसरे नंबर के विजेता जो है करण सिंह जी राठौर। अब है दूसरा नंबर तुलसाराम जी सीवर। शंका तो नहीं है कि विजेता कौन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इस एपिसोड के विजेता हैं गोवर्धन राम सियाग। गोवर्धन जी इस कड़ी के विजेता हैं, जो कि हमारे आज के इस एपिसोड के इस कड़ी के चुनिंदा बेहतरीन चुनिंदा किसान साबित हुए हैं। वैसे तो हमारे सारे किसान भाई बहुत ही बेहतरीन हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता है तो किसी एक को चुनना होता है। बड़ा मुकाबला रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, और हमारे प्रतियोगी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो हमारे संग हमेशा जुड़ते हैं और देखते हैं हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। कड़ी का अंत हो गया और अब समय आ गया अनोखी बात करने का। जी हाँ, अनोखी बात की बात। अनोखी बात की बात ही अनोखी है। जी, तो अनोखी बात की बात की जाए या अनोखी बात की जाए? नहीं नहीं, अनोखी बात की जाए। तो आप ये बताइए कि इस कड़ी में सबसे अनोखी बात आपको क्या लगी? देखिए, अनोखी बात का जहाँ तक प्रश्न है, तो अनोखी बात तो पहले आप बताते हैं ना। हमेशा। जी हाँ, हमेशा यही तो अनोखी बात है। हाँ, ये बात भी बड़ी अनोखी है। मुझे इस बारी क्या अनोखा लगा, देखिए, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना ये भी बहुत अनोखा है। जी हाँ, पूरी तरह से जैविक खेती करना, सफल हो जाना और दूसरों को प्रेरणा देना, ये भी अनोखी बात है। जी हाँ, बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। जी जी, ये तो वाकई अनोखी बात है। चलिए, अब आप बताइए मुझे, आपको क्या अनोखा लगा? मुझे अनोखा लगा, मतलब ये सब बातें तो थी ही अनोखी, कि रेतीली जमीन को उपजाऊ बना लेना बहुत अनोखी बात है। आपको वही लगा होगा? हाँ, वही ना, वही मतलब ट्रॉफी वही सेम। चारों को मिली ट्रॉफी और आपको मिली टॉफी, है ना? जी हाँ, आप समझ गए। तो आपको इस बारी ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है? ये ट्रॉफी आपके लिए। मतलब मुझे भी ट्रॉफी? हाँ, ये तो अच्छा। चाहिए? नहीं, मुझे टॉफी दे दीजिए आप। ये नहीं चाहिए आपको? नहीं। चलिए, आपकी मर्जी। टॉफी इसके अंदर थी, नहीं मिलेगी आपको। अरे टॉफी नहीं, लेकिन टॉफी तो मुझे दीजिए ना। नहीं, टॉफी के अंदर थी ना। नहीं, देखिए, टॉफी तो मेरे को टॉफी नहीं, मुझे मिल गई ना, तो ट्रॉफी मेरी होगी ना। आपको ट्रॉफी मिली, ठीक है, लेकिन मुझे तो टॉफी मिलनी चाहिए। मुझे मिल गई। अरे टॉफी दीजिए भैया, और होगी आपके पास, टॉफी निकालिए। अगले हफ्ते हमारा खेती का अड्डा होगा रजवाड़ों की भूमि में। मनोरंजक प्रतियोगिताओं के बीच हम समझेंगे यहाँ की कृषि के तौर तरीके और खोजेंगे अपने श्रेष्ठ किसान। हमारे किसान प्रतियोगी हैं तैयार, आप भी तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगले हफ्ते अपने नए प्रतियोगियों के साथ। देश की शान किसान।